हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, पिछली वीडियो में अपन ने क्लोरोफिल हरित लवक के बारे में पढ़ा था। कल की जो वीडियो थी पिछली वीडियो में, और ये अपने यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिकांग चल रहे हैं। आज उसका जो अपना नेक्स्ट कोशिकांग है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होते हैं, इसके बारे में आज अपन इसकी संरचना, कार्य के बारे में देखते हैं। राइबोसोम, देखो राइबोसोम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने एक इस प्रकार की गोलाकार संरचना होती है। राइबोसोम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित गोलाकार संरचना होती है। कि जो राइबोसोम है ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बनी हुई एक गोलाकार संरचना होती है। और राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। कि भाई जो राइबोसोम है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम जो होते हैं ये कोशिका द्रव्य में एवं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपृथ्वी जालिका पर लगे होते हैं या स्थित होते हैं। कि बीज राइबोसोम है वो या तो कोशिका द्रव्य में बिखरे हुई अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, या फिर वो अधिकतर जो राइबोसोम होते हैं वो अंतःपृथ्वी जालिका पर एक दानों की संरचना के रूप में ये अंतःपृथ्वी जालिका पर लगे हुए होते हैं, और जिनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। और ये लगभग जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में भी राइबोसोम होते हैं। अब राइबोसोम वैसे मुख्य प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, 70S टाइप्स और 80S टाइप्स।
भाई राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के और 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। जो 70S प्रकार के जो राइबोसोम हैं ये तो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और 80S प्रकार के जो राइबोसोम हैं ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो 70S प्रकार के, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के, और एक होता है फंजाई, कवक। इनमें थोड़ा सा देखो, वैसे कवक में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 77S प्रकार के। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अपना जब पेपर फर्स्ट चलेगा तो उसमें अपन सेकंड पेपर में उसमें और अच्छी तरह बता देंगे, उसमें इसकी डिटेल से संरचना आएगी। तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है, और ये कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए या स्वतंत्र रूप से भी पाए जा सकते हैं तथा अंतःपृथ्वी जालिका पर ये लगे हुए होते हैं। और राइबोसोम लगभग सभी प्रकार की जीवाणु कोशिका, जिनको अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका, कवक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये 70S प्रकार के राइबोसोम ही पाए जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये एक विशेष कोशिकांग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें अपना स्वयं का DNA भी पाया जाता है। और इनमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप्स के होते हैं। अब इसके आगे डिटेल से संरचना अपन पढ़ेंगे। 70S टाइप को 2 उप इकाइयों में बांटा गया है, 80S टाइप्स को भी 2 उप इकाइयों में डिवाइड किया गया है। तो अब अपन देखते हैं राइबोसोम की उपस्थिति एवं वितरण। राइबोसोम की उपस्थिति एवं वितरण। वैसे इसके बारे में अपन ने अभी बता दिया, पर बाकी इसको अगले पॉइंट के रूप में देखना चाहें तो कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं और किस प्रकार से ये वितरित होते हैं। तो राइबोसोम मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं तथा अंतःपृथ्वी जालिका पर ये भी ये लगे हुए कणिकाओं की संरचना के रूप में लगे हुए होते हैं। और जो अंतःपृथ्वी जालिका पर जो राइबोसोम के कण लगे होते हैं, राइबोसोम जो स्थित होते हैं, वो प्रोटीन संश्लेषण में अधिक सक्रिय होते हैं। ER पर उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है कि भाई राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं तथा ये अंतःपृथ्वी जालिका पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बोलते हैं इसको, ER पर भी ये उपस्थित होते हैं। ER पर जो राइबोसोम के कण लगे होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में अधिक सक्रिय होते हैं, और ये प्रोटीन संश्लेषण करके और उसको एनर्जी जो प्रोटीन का संश्लेषण करने में अधिक सक्रिय होते हैं। और इस प्रकार से ये इनकी उपस्थिति और वितरण। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राइबोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर।
राइबोसोम की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। कि राइबोसोम की संरचना, वैसे तो देखो राइबोसोम की कोई एक विशेष प्रकार की कोई संरचना होती नहीं है, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है। अब इनको इनकी संरचना को देखने के लिए, राइबोसोम की संरचना अत्यंत जटिल होती है। इनकी संरचना को राइबोसोम की संरचना को राइबोसोम की संरचना अत्यंत जटिल होती है। कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना जो होती है अत्यंत जटिल होती है, और इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें घुमाया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन से तेजी से घुमाया जाता है। कि भाई इसकी संरचना एक छोटे कणीय संरचना होती है, अत्यंत जटिल संरचना होती है। और जब इसकी अपन स्ट्रक्चर याद करें, संरचना को जब अपन देखें, तो संरचना का अध्ययन करने के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो घुमाने वाली, जैसे अपने दूध सेंट्रीफ्यूज फैट्स निकालने के लिए इसको जो घुमाते हैं, इस तरह सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको तेज़ी से घुमाया जाता है, और सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेज़ी से घुमाने से इसके अवयवों को तेज़ी से घुमाकर उसके अणुओं को अलग कर लिया जाता है। और अवयवों को अलग कर लिया जाता है, और अवयवों के अणुभार के अनुसार अवयवों के अणुभार के अनुसार अलग अलग करके समझाया जाता है। अलग करके समझाया जाता है। भाई इसको जब तेज़ी से घुमाया जाता है तो उसके जो अवयव होते हैं वो अवयव अलग अलग हो जाते हैं, और उनके अणुभार के अनुसार इनको अपन अलग अलग समझा सकते हैं। अवसादन गति को, इसकी जो अवसादन गति होती है, अवसादन गति को श्वेडबर्ग स्थिरांक, जिसको S, अवसादन गति को श्वेडबर्ग स्थिरांक से मापा जाता है। स्थिरांक से मापा जाता है। भाई इसमें जो अपन जैसे S जो लगाते हैं, जैसे 70S लगाया,
या 80S लगाते हैं। एस का मतलब इसमें इसकी अवसादन इकाई है, इसको अलग करके जो इसका अणुभार अवयव होता है, अवयवों का जो अणुभार होता है अलग अलग इकाइयों का, उस अवसादन गति को श्वेडबर्ग स्थिरांक में मापा जाता है। ये इसकी एक इकाई का नाम है। जैसे अब अपन हर चीज़ का पैमाना लगता है, दूरी है मीटर में नापते हैं, लंबी दूरी है किलोमीटर में नापते हैं, लीटर है, तो इस तरह से ये इनकी अवसादन इकाई जिसको श्वेडबर्ग स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसके साथ में अपन क्या लगाते हैं, एस। अब इसमें आगे जब अपन देखें तो इसकी एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, और स्ट्रक्चर में संरचना बना लेते हैं थोड़ा सा। ये तो देखो 70S राइबोसोम, ये 80S, ये 60S और ये 40S, 60 और 40, और ये 50 और 30। दो सब यूनिट हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम को दो सब यूनिट में बांटा गया है, 50S और 30S 30S। ये लार्ज यूनिट है, इसकी ये है लार्ज यूनिट, ये इनकी स्मॉल। भाई राइबोसोम जैसे 70S राइबोसोम है, 80S राइबोसोम है, इनको दो उप इकाइयों में बांटा गया है, दो सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। 70S राइबोसोम दो उप इकाइयों 50S और 30S, ये मैथमेटिकल रूप में गणितीय रूप में जुड़ती नहीं है। 70S राइबोसोम दो उप इकाइयों 50S और 30S, 80S राइबोसोम 60S और 40S दो सब यूनिट दो उप इकाइयों में डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं। ऊपर की इकाई जो बड़ी यूनिट है, बड़ी लार्ज यूनिट जो है वो एक गोलाकार संरचना के रूप में ऊपर स्थित होती है। छोटी जो इकाई है वो एक अंडाकार आकृति में नीचे स्थित होती है। इस प्रकार से ये इनकी संरचना स्थित होती है। अब इनमें इनका जो अणुभार है 70S, तो देखो इसमें जो अपन संरचना देख रहे हैं दो उप इकाइयाँ, इन उप इकाइयों में 80S जो राइबोसोम की जो उप इकाई है 80S टाइप्स, ये 80S टाइप्स में
जो बड़ी उप इकाई है 2 उप इकाइयों में डिवाइड होती है बड़ी 80s टाइप्स जो है 60s और 40s। इनका जो अणुभार है, ये इनका क्या है अणुभार, ये इनका अणुभार है 3 से 3.6 इंटू 10⁶ डाल्टन। और छोटी जो उप इकाई होती है इसकी 40s, इस 40s सब यूनिट का जो अणुभार है वो है 1.5 से 1.8 इंटू 10⁶ डाल्टन। अणुभार का जो यूनिट है, इकाई है जो डाल्टन है, तो इसकी बड़ी उप इकाई और अणुभार के आधार पर ही इनकी अपन संरचना का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में इनका सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो ये अपनी उप इकाइयों में डिवाइड हो जाते हैं और उस अणुभार के अनुसार ही अपन इसको अलग अलग करते हैं। 70s जो सभी इकाई होती है राइबोसोम है वो 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है 50s और 30s। 50s जो सब यूनिट है इसका अणुभार होता है 1.6 इंटू 1.8 इंटू 10⁶ डाल्टन। और इसकी जो छोटी उप इकाई होती है सब यूनिट 30s, ये 30s सब यूनिट का अणुभार जो होता है 0.9 इंटू 10⁶ डाल्टन। इस प्रकार से ये राइबोसोम की एक संरचना है, बाह्य संरचना। इसकी संरचना वैसे जटिल होती है क्योंकि इसको साधारण तौर से सीधा सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देखा जा सकता। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने के, इसकी संरचना देखने के लिए इसको पहले सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेज़ गति से इसको घुमाया जाता है। घुमाने के बाद ये अपने अणुभार के अनुसार अपने अलग अलग इकाइयों में डिवाइड हो जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70s टाइप्स और 80s टाइप्स। ये तो है 70s प्रकार का और ये है 80s प्रकार का। 70s प्रकार का राइबोसोम होता है जो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। 50s भाई 70s राइबोसोम जो है 2 यूनिट से मिलकर बना है, 50s और 30s। ये गणितीय रूप में नहीं जुड़ते। और 80s जो राइबोसोम है वो 60s एवं 40s ये 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। बड़ी इकाई होती है वो गोलाकार संरचना में ऊपर स्थित होती है, चाहे 50s हो चाहे 60s हो, दोनों सब यूनिट इनकी जो बड़ी उप इकाई होती हैं गोलाकार संरचना में ऊपर स्थित होती हैं, जबकि छोटी इकाई अंडाकार संरचना में नीचे स्थित होती है। इन दोनों उप इकाइयों को जैसे 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम 2 उप इकाइयों में 60s और 40s। 60s उप इकाई का अणुभार जो है 3 से 3.6 इंटू 10⁶ डाल्टन और 40s उप इकाई का जो अणुभार है वो होता है 1.5 इंटू 10⁶ डाल्टन। 70s राइबोसोम इसी प्रकार से 70s राइबोसोम भी 2 उप इकाई में डिवाइड है, 50s और 30s। 50s उप इकाई का जो अणुभार है वो कितना है 1.8 इंटू 10⁶ डाल्टन और 30s उप इकाई का अणुभार जो है 0.9 इंटू 10⁶ डाल्टन होता है। तो ये तो इस प्रकार से इनकी होती है एक संरचना। और संरचना के बाद में अपन नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनका कार्य। राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम के कार्य, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। देखो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो तो मेन कार्य तो है इसका प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य है, राइबोसोम का मुख्य कार्य
प्रोटीन संश्लेषण करना है। भाई राइबोसोम का जो मुख्य मेन कार्य है वो तो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और राइबोसोम एक तो जातीय विशिष्टता नहीं होती है, दूसरा है राइबोसोम में जातीय विशिष्टता नहीं होती है, अर्थात मतलब किसी एक विशेष जाति में, भाई ये नहीं मनुष्य में अलग राइबोसोम होंगे, जंतुओं में अलग राइबोसोम होंगे, प्लांट्स में अलग, ये इनमें एक जाति विशिष्टता नहीं होती है। किसी भी कोशिका के राइबोसोम किसी भी कोशिका में कार्य कर सकते हैं और इसलिए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण हेतु किसी भी जाति में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण हेतु कार्य किसी भी कोशिका के राइबोसोम दूसरी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। दो कार्य, मेन कार्य इसका प्रोटीन संश्लेषण है। दूसरा है कि राइबोसोम में जातीय विशेषता नहीं होती है। किसी भी कोशिका के राइबोसोम किसी भी कोशिका में दूसरी कोशिका में ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर सकते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं उनकी एंजाइम प्रकृति होती है। राइबोसोम एंजाइम प्रोटीन की भांति कार्य करते हैं कि ये किसी भी कोशिका में प्रोटीन एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। इसलिए राइबोसोम की एंजाइम प्रोटीन प्रकृति होती है। और नेक्स्ट है कि राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके मुख्य कार्य हुए हैं। पहले इसकी पूछा जाए कि यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना, इस तरह से बड़ा प्रश्न तो बनेगा नहीं। इसमें अलग अलग कोशिकांग जो हैं एक एक या तो टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। भाई राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, किसी भी दो कोशिकांगों के बारे में टिप्पणी लिखिए संरचना। तो इसके पहले राइबोसोम क्या होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, इनकी संरचना, कार्य, प्रकार, ये उसको अपन को इस तरह से डिटेल से बताने हैं। ये राइबोसोम की संरचना, कार्य। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। ये कोशिका द्रव्य में या अंतःपृथ्वी जालिका पर स्थित एक कणों के रूप में, कण सदृश्य संरचना के रूप में, क्योंकि राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ही अंतःपृथ्वी जालिका जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको चिकनी और खुरदरी दो भागों में डिवाइड करते हैं। जिन पर राइबोसोम के कण ज़्यादा अधिक चिपके हुए होते हैं वो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका दिखाई देती है। जिन पर राइबोसोम के कण नहीं लगे होते हैं वो चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका होती है। दूसरा है राइबोसोम में कोई जातीय विशिष्टता नहीं होती है। किसी भी जाति कोशिका के राइबोसोम दूसरी जाति कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्य राइबोसोम की एंजाइमिक प्रोटीन प्रकृति होती है, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो ये हुए एंजाइम की संरचना, कार्य और ये राइबोसोम कि भाई इसकी संरचना और कार्य के बारे में आज बताया। नेक्स्ट अगला टॉपिक अगली वीडियो में होगा।